सकते हैं अभी, ठीक है। थैंक्स फॉर पुटिंग ऑन द वीडियो। या हर्ष, अपना अंश आप वीडियो बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है बताइए जरा। CFS बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं। ये लेक्चर 2 है मेरा। मैं कौन हूँ ये तो करूँ, क्योंकि हम लोग फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो पूरा नाम तो आना चाहिए ना मेरा। यूट्यूब से जो लोग ये लेक्चर देखते हैं ना, उनको लेक्चर डाउनलोड करके स्पीड बढ़ा के देखना चाहिए। ये जब लाइव चलता है ना तो इंटरेक्टिव होता है, तो थोड़ा स्लो लगता है, बट वीडियो देखने वाले को तो इंटरेक्टिव नहीं होता है ना, इट इज़ वन वे फ्रॉम माय साइड, तो आपको स्पीड बढ़ाना होता है। टॉपिक का नेम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक का नाम है। बैकग्राउंड क्या है टॉपिक का। सपोज देयर इज एच लिमिटेड, इट हैज गॉट मोर देन 50% वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड, तो इससे बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी। कल्पना बंद कर देता आवाज, इसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। थोड़ू कसे सब्सिडियरी, ओके। और मुझे ये टॉपिक में होल्डिंग सब्सिडरी मिलकर एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमको क्या दिया जाता है, फटाफट हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड करेंगे ये टाइम, अभी मैं सिर्फ सिखाएगा, अभी लॉजिक वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। कोई लोग ये पहली बार आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो दे आर एडवाइज टू व्यू लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम वीडियो नंबर 1। ये वीडियो नंबर 2 है, क्लियर, ओके। मैं होल्डिंग की बैलेंस शीट है, सबसे सीधा कैसे करने पर जा रहा हूँ। लॉजिक चाहिए तो आप वीडियो 1 देखिए। देन देयर इज अ करंट असेट, देन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड। होल्डिंग ने सब्सिडरी का 100% शेयर में 5 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है। इधर करंट लायबिलिटी है, इधर जनरल रिजर्व है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड यहाँ शेयर कैपिटल है, ओके। बचा हुआ करंट लायबिलिटी बताइए। ओके, नाउ इंडिया में एज पर कंपनी एक्ट 2013, जो होल्डिंग कंपनी उसका जब एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, उसमें कंपल्सरीली कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट वी कॉल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना जरूरी है। हाँ, होल्डिंग अपना इंडिविजुअल स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करेगी, बट कंबाइंड कंपल्सरी है। सो ये कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और वो कैसे बनाएंगे वो हमारा टॉपिक चलता है। तो अभी ये एक क्वेश्चन है, प्रीपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग इज ओनर ऑफ 100%। अब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। ये मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। रियलिटी में जब सम करेंगे तब ये वर्टिकल फॉर्म में होगा, नॉर्मल, बट अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखते जाता हूँ, टी फॉर्म में, बट बाद में वो वर्टिकल फॉर्म में होता है, कंपनी फॉर्म फाइनल अकाउंट के फॉर्म में होगा, वो बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं। एज इफ सब्सिडरी बंद हो गया है, ACBS मतलब कंबाइंड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एज इफ सब्सिडरी बंद हो गया, यदि सब्सिडरी बंद हो गया है तो यू नो ऑल द असेट्स विल बिलोंग टू होल्डिंग, बिकॉज होल्डिंग इज 100% ओनर। ऑल द लायबिलिटीज विल बिलोंग टू होल्डिंग। तो बताइए आप, फिक्स असेट कितना होगा, हम कंबाइंड बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, 16। करंट असेट कितना होगा, 20। व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट, सोच के आंसर दो। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, आंसर इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं,
क्योंकि जब सब्सिडरी कंपनी बंद हो गई है, सोचने सब्सिडरी बंद हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसका एसेट लायबिलिटी होल्डिंग ने ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही नहीं। सो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लेकिन किताब के बाद डबल एंट्री पूरा करने के लिए मैं अकाउंट खोलता हूँ। ठीक है, अब लायबिलिटी 25, P&L, जनरल रिजर्व। अब बताओ शेयर कैपिटल किसका आएगा? तो आंसर बैलेंस शीट किसकी है? एच लिमिटेड ग्रुप की है, क्योंकि एज इफ सब्सिडरी बंद हो गया वो कॉन्सेप्ट पर बना रहे। जब सब्सिडरी कंपनी बंद हो गया तो उसकी कैपिटल नहीं आएगा, ओनली होल्डिंग की आएगी। तो सब्सिडरी की कैपिटल कहाँ जाती है? वो इन्वेस्टमेंट में मैच करते हैं, याद करिए। तो ये टैली हो गया, ये भी टैली हो गया। शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्यों लिखा? आई टेल यू क्यों लिखा। पता है सब्सिडरी कंपनी की असेट्स कितनी है? सब्सिडरी कंपनी की असेट्स 14 है, उसकी लायबिलिटी कितनी है? 9 है, तो उसका नेट असेट्स क्या है? 9। होल्डिंग ने एग्जैक्टली किया क्या? ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब, उसकी जगह पर मैंने मेरी कंबाइंड बैलेंस शीट में होल्ड सब्सिडरी की असेट लायबिलिटी को मैंने ऐड कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, मेरी बैलेंस शीट रेडी होगी। इनफैक्ट इसकी नेट असेट 5 है, दैट नेट असेट 5 है, उसी को हम 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो मैंने जो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है, सामने नेट असेट को मैच करवाया है। हमारी कंबाइंड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हटा के नेट असेट को रिप्लेस कर दिया है। ओवर, मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रेडी हो गई है। अब मैं इसी में आगे जाता हूँ। क्या आगे जाता हूँ? सपोज आई एम स्पेंडिंग 6 करोड़। अब मेरी बात सुनना, सुनना। हम 100% शेयर्स लिया है, बट एट ए कॉस्ट ऑफ 6 करोड़। इमेजिन करो सब्सिडरी बंद हो रहा है, तो उसकी 14 करोड़ की असेट मेरी होल्डिंग की हो जाएगी, एफडी हमारी हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास नेट असेट्स 5 करोड़ का आ जाएगा, बट सामने पेमेंट तो 6 करोड़ दिया है। तो क्या हमने कोई एक कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है क्या? हाँ, हमने 6 करोड़ में कंपनी परचेस किया फॉर गेटिंग 5 करोड़ का नेट असेट। हमने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है? 1 करोड़। हम रिपीट करते हैं वीडियो नंबर 2 में। 1 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है, तो दैट एक्स्ट्रा इज नथिंग बट द गुडविल। मैंने सब्सिडरी को कंट्रोल करने के लिए पैसा दिया है, एक्स्ट्रा 1 करोड़, दैट्स अ गुडविल। उसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हमारी कंबाइंड बैलेंस शीट कैसे होगी? तो आप देखिए, 10 + 6 16, 11 + 8 19, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, करंट लायबिलिटी 25, P&L 1, जनरल रिजर्व 2, होल्डिंग का शेयर कैपिटल 8। The only figure left out is share capital. That share capital is nothing but the investment. Net asset 5, शेयर कैपिटल 5 है। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है फॉर गेटिंग नेट एसेट कैपिटल ऑफ 5। दिस 1 करोड़ एक्स्ट्रा इज व्हाट? गुडविल। ये गुडविल है, इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और देख सकते हैं आप टैली हो गया है। ठीक है, अच्छा ऑपोजिट हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैं जिस किया है, यस लेट अस सी। तो क्या होगा आपको ही बता सकते हैं? मुझे 4 करोड़ पे कंपनी मिल गया है, वो कंपनी जिसकी असेट माइनस लायबिलिटी नेट असेट 5 करोड़ है। क्या आप में से कोई बोलना चाहता है डिफरेंस क्या आएगा? जल्दी बोलो। मैंने 4 करोड़ में कंपनी परचेस किया है, वो कंपनी में नेट असेट 5 करोड़ है। मुझे अच्छा रहा, फायदा रहा। अंश क्या बोलेंगे वो फायदे को? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, बिल्कुल सही है। देखते हैं कैसे। देखो फिक्स असेट 10 + 6 16, ये हमने सब वीडियो नंबर 1 में डिटेल्ड में देखा था। आज तो मैं जस्ट फास्ट कर रहा हूँ। 13 + 8 21, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ओपन अकाउंट, करंट लायबिलिटी 25, P&L 1, जनरल रिजर्व 2, शेयर कैपिटल 8, बचा क्या? 5। दैट इज नथिंग बट असेट माइनस लायबिलिटी नेट असेट 5,
जिसके लिए मैंने 4 का पेमेंट किया है। तो जब मैं 5 करोड़ की नेट एसेट 4 करोड़ की कॉस्ट के सामने मैच करता हूं, पता चला मुझे तो 1 करोड़ का फायदा हो गया। तो फायदे को बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व याद करिए, पीपीआई चैप्टर। प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ टेक ओवर इज कैपिटल रिजर्व, लॉस एट द टाइम ऑफ टेक ओवर इज गुडविल, एंड हमारा टोटल हो गया 37, टैली हो गया। ओवर। आगे चले, सब कुछ सेम। नेक्स्ट पॉइंट, सब कुछ सेम। मैं आगे जाता हूं। ओके, सपोज हमने 5 करोड़ रुपीज स्पेंड किया है, लेकिन वो 5 करोड़ में हम 80% शेयर अक्वायर करते हैं। कितने? 100% नहीं, 80%। हम 80% शेयर अक्वायर करते हैं। पता है जो नेट एसेट है ना 5 करोड़ की, असेट माइनस लायबिलिटी और कैपिटल फिगर जो भी बोलो इधर से भी मिल जाता है, उसका हम 80% मालिक है, 4 करोड़ के मालिक है। 80% ऑफ 5, 4 करोड़ के मालिक है, लेकिन मैंने पेमेंट 5 करोड़ का किया है। बोलो अंश क्या आने वाला है, आकृति क्या होने वाला है, इसी का गुडविल होने वाला है, कैपिटल रिजर्व होने वाला है। हमने 5 करोड़ में 4 करोड़ का नेट एसेट परचेस किया है, क्या होने वाला है? वी स्पेंड 5 करोड़ गेटिंग नेट एसेट ऑफ 4 करोड़, क्या होने वाला है? 1 करोड़ गुडविल होने वाला है। बट बुक कीपिंग कैसे करते हैं, ये काम की बात अभी सुनना खास ध्यान से। मैं 80% ओनर हूं होल्डिंग कंपनी, लेकिन 20% तो बाहर वाले के, दूसरे के पास है, पब्लिक के पास होगा। उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, आईएफआरएस इंडेक्स में उसे क्या बोलते हैं, याद है किसी को? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। आईएफआरएस में, वर्ल्ड ओवर में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। इट मींस पब्लिक के पास है, बाहर वाले के पास है। अब मेरी बात सुनना, हम सब्सिडरी बंद कर रहे हैं, सब असेट्स मेरे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन है, मैं फिक्स असेट्स के लिए 10 + 6 ऐसा 16 लिखूं, या 10 तो होल्डिंग का है और मेरा 80% ऑफ 6 4.8 लिखूं, मतलब 14.8। दैट्स अ क्वेश्चन वी हैव टू डिसाइड। शुड आई राइट 16 और शुड आई राइट 14.8 फिक्स असेट्स? बिकॉज टेक्निकली तो मैं 80% ओनर हूं। क्लियर? क्या आंसर है, क्या लिखना चाहिए? 16। 16 इज राइट आंसर। क्यों 16? भले मैं 14.8 का ओनर हूं, क्यों 16? मैं मानता हूं मैं ओनर 80% असेट का हूं, बट मैं जो कंट्रोल करता हूं ना, डिसीजन लेता हूं, वो तो 100% लेता हूं ना। फिक्स असेट कैसे यूज करना है, करंट असेट कैसे यूज करना है, कब मैं असेट परचेस कर दूं, कब डिस्पोज कर दूं, सब डिसीजन तो होल्डिंग कंपनी ले रही है। सो मेरे पास कंट्रोल तो 100% का है। तो हम जब लिखेंगे ना तो पूरा प्राइस लिखेंगे, बट इट डजंट मीन हम 100% ओनर है। तो बाद में जो बाहर वाले का माइनॉरिटी का जो 20% है, लायबिलिटी बता देंगे। असेट को 100% ओनर लिख के बाहर वाले का जो 20% है वो एज ए लायबिलिटी बता देंगे। तो ऐसा समझना है कि सब्सिडी बंद हो गई है, असेट मेरे पास 100% आ गया है, मनी पेबल टू आउटसाइडर में लायबिलिटी में बताएंगे, देखेंगे कैसे। सो 10 + 6 16, करंट असेट्स 20, इन्वेस्टमेंट का तो अकाउंट खोलना है 5, ठीक है। करंट लायबिलिटी 25, P&L, जनरल रिजर्व, होल्डिंग की शेयर कैपिटल। अब सब्सिडरी में मैं कितना लिखूं इधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? याद रखना, मैं 80% हूं, 20% माइनॉरिटी का, मेरा 4 करोड़ है, 1 करोड़ बाहर वाले का है। तो मेरा जो 80% है ना, वही 5 करोड़ में अक्वायर किया है।
तो ये जो शेयर कैपिटल है 5 करोड़ की शेयर कैपिटल, उसका 80% मेरा है, और जो बाहर वाले का है उसके लिए मैं अलग से अकाउंट बनाता हूँ, उसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और वो 20% शेयर कैपिटल नेट एसेट उसकी है। whether you call share capital, whether you call net asset, 20% ऑफ 5 करोड़ उनका है। ठीक है, तो अभी मैं अकाउंट क्लोज करता हूँ। आई पेड 5 करोड़ फॉर गेटिंग नेट एसेट ऑफ 4 करोड़, तो 1 करोड़ है वो गुडविल है। और ये माइनॉरिटी का जो है वो बैलेंस क्रेडिट डाउन लायबिलिटी में आ जाएगा। माइनॉरिटी इन ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने लास्ट लेक्चर मिस किया लेकिन आज आया है? टैली हो गया। सो भले हम लोग 80% ओनर है, कोई है ऐसा? Yes, sir. मिस लास्ट लेक्चर बट अटेंडेड करंट? Yes, sir. कौन? तो सुहानी। तो तुमको ये समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। Did you see? Why not you show the video? मैंने बोला था 2-3 बार। सो एक्चुअली यहाँ पे नेट इश्यूज हैं, इसलिए। क्या? सर नेटवर्क के बहुत इश्यूज हैं। नेटवर्क का पूरा इश्यू एक वीक तक थोड़ी होता है। आई डोंट हाँ, अग्री। नहीं होता, लेकिन आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, उसके बाद में मैं आई तब यहाँ पे नेटवर्क के। ठीक है, देखो तुम कोशिश करो, वीडियो देख लेना, हो जाएगा आपका। हाँ, 80% Yes, sir. ओवर। आगे चलता हूँ मैं, लेट्स गो फर्दर, क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा सा स्पीड में रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट सब कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर, बट थोड़ा सा स्पीड में। लास्ट टाइम हम बहुत स्लो गए थे, कुछ ज़्यादा ही स्लो थे, क्योंकि दैट वाज अ स्टार्टिंग। चलिए आगे, अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन वही है, आई एम अक्वायरिंग 80%, लेकिन कब? व्हेन? आज। आज क्या डेट है? तो सुनना, मैं बैलेंस शीट की डेट भी लिख देता हूं इधर। ठीक है, ये डेट है जो बैलेंस शीट की, वो है 31 मार्च 21, और मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बन रही है 21। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारा जो डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर है वो आज का ही है, 31 मार्च 21। और मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं। ओके, जनरल रिजर्व पीएनएल। अब सुनना मेरी बात, मैंने आज शेयर परचेस किया, कितना? 80%। ओके, और आज ही मुझे इमीडिएटली आफ्टर परचेस बैलेंस शीट बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखते हैं, बताओ फिक्स एसेट कितना लिखूं? सेम रूल, जल्दी बताओ फिक्स एसेट कितना लिखूं? भले हम पार्ट ओनर है, असेट पूरे कंट्रोल में होता है, वी टेक फुल डिसीजन फॉर द असेट। हाँ, तो असेट फुल प्राइस पर लिखते हैं, फिर बाहर वाले का जो 20% है लायबिलिटी में लिख देंगे। क्लियर? सो करंट असेट बताइए 20। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने क्या डिसाइड किया है? इन्वेस्टमेंट के लिए बताओ हम क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर अलग से करने वाले हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अब जिसने मिस किया लास्ट लेक्चर, किसी भी हाल में आज ही वीडियो देखना, एमएसटी में है। ओके, इन्वेस्टमेंट में मैंने अकाउंट ओपन किया, करंट लायबिलिटी 22। पीएनएल में होल्डिंग कंपनी का पीएनएल एंड जनरल रिजर्व लिख दिया, होल्डिंग का शेयर कैपिटल, होल्डिंग का, क्योंकि बैलेंस शीट होल्डिंग की है। अभी भी बताओ कितने फिगर हमने लिखे नहीं है जो बाकी है? कितने फिगर लिखे नहीं है जो बाकी है? जल्दी से बताइए। सर। जनरल रिजर्व, पीएनएल बाकी है, एंड कैपिटल। सबसे इजी कौन सा है तीनों में से? कैपिटल। बताइए, होल्डिंग का शेयर कहां जाएगा?
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और माइनॉरिटी का 20% कहाँ आएगा, माइनॉरिटी को दे देंगे। बताइए अभी भी कितने फिगर बाकी है, अरे अभी भी कितने फिगर बाकी है सर 2। कौन से 2 बाकी है सर GR और PNL। करेक्ट। अब मेरी बात सुनना, हमारी ये जो बैलेंस शीट दिया है वो कब की है, 31 मार्च 21। हमने कंपनी का शेयर कब परचेस किया है, आज ही परचेस किया है, करेक्ट। अब मेरी बात बताना, ये जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है वो अब होल्डिंग कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि हमने पैसा देके परचेस किया है सब्सिडरी को। डू यू अग्री और नॉट? ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जो आज दिख रहा है, अब इसकी मालिकी किसकी हो जाएगी, सर होल्डिंग होल्डिंग की। की। क्यों होल्डिंग की हो जाएगी, क्योंकि हमने वो क्या किया है, हमने क्या किया है, परचेस किया है। अब मेरी बात सुनना, सुनना अभी, जो प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडियरी कंपनी ने ऑलरेडी कमा के रखा है, वो भी अब होल्डिंग कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी कंपनी परचेस की है। वो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं प्री प्रॉफिट। द वर्ड प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट जो है वर्ड, इट इज बेस्ड ऑन डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर। जो प्रॉफिट सब्सिडरी ने, होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेस किया है, उसके पहले कमा के रखा था, वो प्री प्रॉफिट है। ये परचेस्ड प्रॉफिट है। होल्डिंग कंपनी के लिए ये कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने मेहनत थोड़ी किया है, परचेस कर दिया है। और उसका अकाउंटिंग होल्डिंग कंपनी कहाँ करेगा, चॉइस नंबर 1, वो जो जनरल रिजर्व है वो होल्डिंग के जनरल रिजर्व के साथ ऐड कर देंगे, चॉइस नंबर 1। और चॉइस नंबर 2, क्योंकि जब मैंने प्राइस पे किया है, ज्यादा प्राइस पे करता हूं क्योंकि ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये प्राइस पे किया है, उसके सामने प्री जनरल रिजर्व और प्री प्रॉफिट मैच करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्राइस में ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्या सही जवाब है? वापस बताता हूं, मेरा जो क्वेश्चन है मैं वापस फ्रेम करता हूं। पहला मैंने आपको मीनिंग समझाया, व्हाट इज प्री प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट विच सब्सिडियरी हैड अर्नड बिफोर वी परचेज दैट कंपनी का शेयर। प्री प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट सब्सिडरी अर्न कर रही है, हमने वो कंपनी का शेयर परचेस किया है उसके पहले। क्या बोला? जो प्रॉफिट हमने परचेस, किधर गया ये मेरा, वो कहाँ गया, शेयरिंग किधर गया मेरा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। प्रॉफिट क्या था? जो प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी ने अर्न कर दिया है बिफोर वी परचेस दैट कंपनी का शेयर बिफोर 31 मार्च 21, ये प्रॉब्लम है। बट व्हाई शुड आई नो व्हाट इज प्री प्रॉफिट? क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है, बुक कीपिंग ट्रीटमेंट, वो रिस्पेक्टिव जनरल रिजर्व पीएनएल में प्री प्रॉफिट ऐड नहीं करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कॉस्ट जो पे किया उसके सामने मैच करते हैं। हाँ, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी को दे देते हैं। पोस्ट प्रॉफिट क्या होता है? पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट मीन्स अर्नड प्रॉफिट। अर्नड प्रॉफिट मतलब हमने जो डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर है उसके बाद सब्सिडरी जो प्रॉफिट कमाने वाली है वो अर्नड प्रॉफिट है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव प्लेस में आएगा। जीआर है तो जीआर में ऐड करेंगे, पीएनएल है तो पीएनएल में ऐड कर देंगे। प्री किसके ऊपर डिसिसिव फैक्टर क्या है? ये कोई भी प्रॉफिट प्री प्रॉफिट है या पोस्ट प्रॉफिट है, वो डिसाइड करने का डिसिसिव फैक्टर क्या है? जल्दी से बोलो। प्री प्रॉफिट है या पोस्ट प्रॉफिट है, वो डिसाइड करने का डिसिसिव
डेट ऑफ परचेस ऑफ शेयर इज डिसिसिव। हमारे प्रॉब्लम में प्री प्रॉफिट किसको बोलेंगे? जो प्रॉफिट सब्सिडरी ने 31 मार्च के पहले कमाया है, ओके, एंड 31 मार्च के बाद कमाने वाले को पोस्ट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं 1 करोड़ कहाँ आएगा। होल्डिंग का 80% है, 20% है। 2 करोड़ पीएनएल, होल्डिंग का 80% है, माइनॉरिटी का 20% है। हो गया। पोस्ट होता था ना, पोस्ट, तो फिर होल्डिंग है ना रिस्पेक्टिव जीआर एंड पीएनएल में ऐड करती है, पोस्ट है तो, लेकिन ये प्री है। अब इसको टैली करता हूं, बताइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? 1.6, इधर क्या हो गया? 6.40। सो डिफरेंस 1.40 इस बाजू आता है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो मैं बैलेंस शीट में लिखता हूं, कैपिटल रिजर्व मेरा 1.4 है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1.6 है। मैं बैलेंस शीट टैली करता हूं, ऑब्वियसली मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाती है 36 ऑन बोथ द साइड। मेरी बैलेंस शीट ऑब्वियसली टैली हो जाएगी। सो अभी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट। आई रिपीट, द वर्ड प्री पोस्ट, कट ऑफ डेट है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। जो प्रॉफिट सब्सिडरी ने, हमारे होल्डिंग ने शेयर परचेस किया, उसके पहले कमा के रखा है, अर्न करके रखा है, वो प्री प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। होल्डिंग कंपनी उसे इन्वेस्टमेंट, ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, प्री डिविडेंड, याद करो, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में कुछ शेयर्स परचेस किए थे। शेयर्स परचेस करने के पहले का जो भी प्रॉफिट था उसमें से डिविडेंड मिलता है, वी कॉल इट अ प्री डिविडेंड, वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैच करते थे। याद आया किसी को ये बात? कुछ याद आया वो ये बात? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। भी बोल भी नहीं रहे, मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। चलिए, अब मैं इसी के ऊपर यही कॉन्सेप्ट पर आगे जा रहा हूं। यस सर। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट पर आगे कर रहा हूं। आपने मिस किया लास्ट लेक्चर, मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं वीडियो नंबर 1 देखो, वेरी वेरी स्ट्रांग एडवाइस। मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है, सुनना, सेम सम, बट मैं अभी और कॉम्प्लेक्स का, कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स होता है। अब मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर 1 जुलाई 20। आपको कुछ अजीब सा लगा क्या ये डेट देख के? हमको एंडिंग की 31 मार्च की बैलेंस शीट दिया गया है होल्डिंग सब्सिडरी की, और मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी 31 मार्च की बनानी है। लेकिन मैंने जब कंपनी परचेस की थी ना, वो तो इन बिटवीन द ईयर था, जुलाई में लिया है। और आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है, ओपनिंग बैलेंस on 1/4/20 beginning of the year, P&L 1 करोड़, जनरल रिजर्व भी 1 करोड़ है। चलो मैं इसको भी 2 करोड़ कर दूं क्या? इसको 3 करोड़ कर दे। चलो तुम भी क्या याद करेंगे? ठीक है, P&L बैलेंस 1 करोड़ दिया है, जनरल रिजर्व 1 करोड़ दिया है, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। और बोला है प्रिपेयर कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ मार्च। देखते हैं क्या समस्या पैदा होने वाली है। मेथड बट रिमेन सेम।
हम एनालाइज करेंगे। अभी ध्यान से देखना, ये मेन सम है हमारा, इसके बाद हम आगे जाएंगे। फिक्स एसेट बताइए फटाफट 16, करंट एसेट बताओ 20। तो क्या करते हैं जल्दी से बताओ, अकाउंट ओपन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लायबिलिटी में मदद करो मुझे, करंट लायबिलिटी बताओ, नीचे से ऊपर जा रहा हूं। 20 पीएनएल, मैं क्या कर रहा हूं, होल्डिंग का पीएनएल तो एज इट इज लिखता हूं, सब्सिडरी का बाद में ऐड करेगा। होल्डिंग का तो एज इट इज लिखता हूं, सब्सिडरी का बाद में ऐड करेगा। शेयर कैपिटल किसकी, होल्डिंग की। बताओ हमने कौन से फिगर पेंडिंग रखे अभी तक, सोच के बोलो, विच फिगर्स आर स्टिल पेंडिंग। कैपिटल, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। सबसे इजी कौन सा है, कैपिटल। शेयर कैपिटल। हमारा 80% है शेयर, सो 80% ऑफ 4 करोड़। 20% कहाँ लिखूं मैं, बताइए। 20% किधर लिखूं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। अब बताइए अभी भी कितने फिगर पेंडिंग है, थ्री एंड टू। सर सोच के बोलो मैंने पेंडिंग अभी तक क्यों रखा है, मैंने अभी तक पेंडिंग क्यों रखा है, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना, क्या है यार, वेरी बैड। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या पूछा सर आपने? मेरा क्वेश्चन रिपीट करूं, मैंने जनरल अच्छा। रिजर्व अभी क्यों रखा है, दैट्स माय क्वेश्चन। सब्सिडी का जनरल रिजर्व पीएनएल पेंडिंग क्यों रखा है, व्हाई डिड नॉट राइट इमीडिएटली। सर उसको प्री और पोस्ट में प्री पोस्ट में एनालिसिस करना है, जब तक मुझे उसका ब्रेकअप ना मिले, प्री कितना है पोस्ट कितना, मैं नहीं लिख सकता। एक बार ब्रेकअप मिल गया फिर प्री कहां लिखने वाला हूं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में पे सर। मैच। पोस्ट कहां लिखने वाला हूं, पोस्ट बैलेंस शीट। रिस्पेक्टिव प्लेस में ऐड करेंगे। वो कैसे करें वो मेन पॉइंट है, तब ध्यान से देखना, हाउ वी डू इट। सुनना भी, मैं सब्सिडरी कंपनी जनरल रिजर्व और पीएनएल एक अकाउंट बनाता हूं। सब्सिडरी कंपनी का हम जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। हम सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, वो हमें मदद करेगा एनालिसिस करने में। बहुत सिंपल बात है, नथिंग टू वरी। ये टॉपिक बहुत बच्चे जैसा है, कुछ भी याद नहीं रखना है टॉपिक में, बस करते जाना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 3 है, पीएनएल 2 दिया है, तो तुम्हें क्लोजिंग में 3 है एंड 2 है। आप चाहे तो डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूं, अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के मुझे यहाँ ओपनिंग बैलेंस बताना है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनरल रिजर्व एंड पीएनएल कितना था। तो क्या बोला है, ये देंगे पेपर में, ओपनिंग बैलेंस पीएनएल 1 जनरल रिजर्व 1, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा। अब मैं अकाउंट को क्लोज करता हूं। जब मैंने ये अकाउंट क्लोज कर दिया तो ये 2 दिखाई दिया, ये 1 दिखाई दिया। क्या आप ये बता सकते हैं ये एग्जैक्टली 2 और 1 क्या होगा, करंट ईयर में कितना करंट ईयर प्रॉफिट की ओपनिंग ईयर 1 था, करंट ईयर के प्रॉफिट में से 2 ट्रांसफर कर दिया तो 3 हो गया। पीएनएल में ओपनिंग 1 था, क्लोजिंग 2 है, तो अभी भी जो क्लोजिंग 2 है उसमें 1 करोड़ करंट ईयर का है। इतनी बात समझ में आया, पहला सिर्फ इतनी बात। आई रिपीट, हाँ सर ओपनिंग समझ ईयर 1 है, क्लोजिंग 3 है, मतलब 2 करंट ईयर के प्रॉफिट में से है।
ओपनिंग P&L 1 है, क्लोजिंग 2 है, दैट मींस 2 के अंदर 1 करंट ईयर का प्रॉफिट अभी भी बचा है. डू यू अग्री? Yes, sir. यस सर. ठीक है, अब सुनना, अब हम लोग, सर हाँ सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? श्योर. क्या आपको पता है ओपनिंग GR 1 लाख था, 1 करोड़ था? कैन यू सी? ओपनिंग Yes, GR sir. 1 करोड़ है ना, क्लोजिंग GR कितना है? 3 crores. तो डू यू अग्री कि 2 करोड़ इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट? Yes, sir. ओके, सेम वे ओपनिंग P&L कितना था? 1 crore. क्लोजिंग कितना है? 2 crores. तो जो 2 करोड़ बचा हुआ है, इट इंक्लूड्स 1 करोड़ करंट ईयर का, 1 करोड़ पहले का. जो भी 2 करोड़ प्रॉफिट बैलेंस शीट में है उसका ब्रेकअप बता सकते हैं 2 करोड़ का? टू करोड़ का ब्रेकअप में करंट ईयर का कितना होगा और ओपनिंग कितना होगा? 1 plus 1. हाँ, 1 करंट ईयर का, 1 पुराना है. अग्री? Yes, sir. ओके, अब हम प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं. हाउ मेनी कॉलम वी हैव टू मेक, पहला वो समझो. जितने रिजर्व्स होते हैं ना बैलेंस शीट, वो सबकी एक पोस्ट कॉलम बनती है. मींस पोस्ट P&L, पोस्ट GR, जितने भी रिजर्व होता है ना, हर एक रिजर्व की एक पोस्ट बनती है. पता है पोस्ट का काम प्लेस में बैलेंस शीट में ऐड करना. लेकिन जो प्री है उसकी एक ही कंबाइन कॉलम बनाते हैं. GR P&L जितने भी रिजर्व है वो सब मिलकर प्री की तो एक ही कॉलम बनाते हैं. लेकिन प्री पोस्ट का जो डिसिसिव फैक्टर है वो क्या होगा? प्री पोस्ट का जो कट ऑफ डिमार्केशन लाइन है वो क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन. जो हमारे प्रॉब्लम में कौन सी है? सर 1 जुलाई 20. अब सुनना, अभी हम स्टार्ट करते हैं, सब ध्यान से सुनना. ओके, पहला कॉलम कितनी बनाने का? एक सिंगल कॉलम ऑलवेज प्री की बनती है, उसमें सब रिजर्व आता है. एंड पोस्ट के लिए जितने रिजर्व है सबकी एक कॉलम बनेगी. ठीक है, अब हम टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ओपनिंग GR. ये ओपनिंग GR जो 1 करोड़ है, बताओ प्री में लिखूं कि पोस्ट में लिखूं? बेस्ड ऑन 1 जुलाई के पहले का है तो प्री, 1 जुलाई के बाद में का है तो पोस्ट. बताओ ओपनिंग GR में कहां लिखूं? ओपनिंग GR should I write in post or should I write in pre? That's my question. बताओ. सर प्री में. क्यों? क्योंकि सर वो एक्विजिशन सही से जवाब, पहले क्यों? का. क्योंकि 1 जुलाई के पहले का है. क्योंकि 1 जुलाई के पहले का है, बिल्कुल सही. आगे ओपनिंग P&L. ओपनिंग P&L बोलो. सर प्री में. Should I write in post or should I write in pre? प्री सर. ओपनिंग P&L प्री, क्योंकि वो भी 1 जुलाई के पहले का है. हाँ, अब दिमाग लगा. GR वो कहां लिखूं? मैंने 2 करोड़ रुपीस करंट ईयर के प्रॉफिट में से GR बिल्टअप किया है. मैंने 2 करोड़ रुपीस का GR करंट ईयर के प्रॉफिट में से बिल्ट किया है. शुड आई राइट इन पोस्ट, शुड आई राइट इन प्री, क्या आई शुड राइट दोनों में थोड़ा थोड़ा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स? क्या लग रहा है आपको? दोनों में थोड़ा. दोनों में थोड़ा थोड़ा थोड़ा. करंट ईयर के प्रॉफिट में से बिल्ट हुआ है, क्या लग रहा है? बोलिए, क्या लग रहा है? बोलो. दोनों में. करंट ईयर का प्रॉफिट में से ये GR बिल्ट हुआ है, तो क्या करूं? सर प्री में लिखेंगे थोड़ा और अप्रैल सर में पोस्ट जून में. 3 मंथ का प्री आएगा एंड जुलाई टू दिसंबर 9 मंथ का पोस्ट आएगा. डू यू अग्री? यस सर. क्योंकि मेरी डेट बीच में है तो 2 करोड़ को 3 मंथ 9 मंथ कर दो. 3 मंथ 9 मंथ कर दो. 3 मंथ 9
का जीआर जो करंट ईयर में बिल्डअप हुआ है, हम एज्यूम करते हैं प्रॉफिट इज ऑन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। सो अप्रैल में जून 3 मंथ का प्री है एंड जुलाई टू मार्च का पोस्ट है। सेम वे करंट ईयर प्रॉफिट बताइए क्या करूं, जल्दी से बोलो, करंट ईयर का प्रॉफिट का क्या करूं? सर ये भी 3 मंथ प्री में। करंट जीआर हो गया, करंट ईयर जीआर के बाद करंट ईयर प्रॉफिट क्या करूं? सर ये भी 3 मंथ का प्री में आएगा और सर 9 मंथ का पोस्ट में। ओके, सो 3 मंथ का प्री एंड 9 मंथ का पोस्ट। क्या पता है, आपने ये सब ट्रांजेक्शन कर दिया, मतलब 3 and 2 कर दिया, इनडायरेक्टली आपने ये जो प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर है उसकी एनालिसिस कर ली। ये बात आपको समझ में आया है? नोइंगली और अननोइंगली आप इसकी एनालिसिस नहीं कर रहे, आप एनालिसिस किसकी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बताइए? प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर की। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। आपने ये इनडायरेक्टली आपने किसकी एनालिसिस किया? प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर की एनालिसिस कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। ओके, अब मैं टोटल मारता हूं, आप भी मुझे टोटल मारने में मदद करो। ये 0.75 है, ये 1.5 है, 1 2, ये 2.75 है क्या? ठीक है, अब सुनना, होल्डिंग का तो 80% है, होल्डिंग तो 80% मालिक है ना सब में। अब बताइए 2.75 का 80% कितना है? 2.75 का 80% 2.20 एंड 20% माइनॉरिटी का है 0.55। 1.5 का 80 बताओ होल्डिंग, माइनॉरिटी का बताओ। होल्डिंग का, माइनॉरिटी का, ठीक है। मैंने 80% 20% डिवाइड किया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, लास्ट पॉइंट कौन सा है? प्री मतलब बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन वाला प्रॉफिट, बिफोर दिस डेट। बता होल्डिंग कंपनी 2.20 कहां लिखेंगी, जल्दी से बोलो। होल्डिंग 2.20 कहां लिखेंगी? प्री होल्डिंग का 2.20 कहां लिखेंगे, जल्दी बोलो। होल्डिंग 2.20 कहां लिखेंगे, जल्दी बोलो। प्री बताओ, होल्डिंग 2.20 कहां लिखेंगे, याद करो, बोलो ना। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सर। वेरी गुड। होल्डिंग अपना पोस्ट कहां लिखेंगी? होल्डिंग अपना पोस्ट कहां लिखेंगी? पोस्ट। सर जीआर और पीएनएल दोनों मतलब ऐड कर देंगे। वेरी गुड। सो 1.20 जीआर में आएगा, और 60 पीएनएल में था। होल्डिंग ने जीआर में ऐड किया, पीएनएल में ऐड किया। बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैंने जीआर में ऐड किया, पीएनएल में ऐड किया। वेरी नाइस। तो GR2 + 1.2 3.2 हो गया, PNL1 + 0.6 1.6 हो गया। माइनॉरिटी कहां लिखेंगे, जल्दी बताओ। माइनॉरिटी सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी में लिखेंगे, उनको प्री पोस्ट से क्या लेना देना है। सो GR एंड PNL आप सब एक एक अलग लिखना है कि कंबाइन करके लिखो, क्या फर्क पड़ता है। 0.30 + 0.15 सब मिलकर बताओ ना कितना हो गया, तीनों मिलाकर टोटल कितना हो गया? सर 1 हो 1। गया, ठीक है, बस प्रॉब्लम खत्म हो गया। वी क्लोज दिस। सो अल्टीमेटली माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 2 हो गया। अल्टीमेटली गुडविल या तो कॉस्ट कैपिटल रिजर्व कितना है? ये 6.2 है। बताओ ये 1.2 क्या है, बताइए। कैपिटल रिजर्व। हाँ, और हमारा लास्ट लेक्चर में यहां तक हुआ था। कैपिटल रिजर्व 1.2 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 2 ना। हमने लास्ट लेक्चर में यहां तक किया था।
मैं टोटल मारता हूँ 36, टोटल मारता हूँ 36, बैलेंस शीट टैली हो गई है। यहां तक हमारा लास्ट लेक्चर था, एग्जैक्टली 1 आवर हो गया। दैट मीन्स इन 1 आवर आई रिपीटेड व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, पूरा चैप्टर रिपीट किया है। अब हम इससे आगे जाते हैं, अब हम इससे आगे जाते हैं, आगे शुरू करें सर। चलो सर हाँ सर रिसर्च के हिसाब से आफ्टर एवरी 15 मिनट्स यू शुड टेक 10 मिनट्स का ब्रेक टू मैक्स फॉर मैक्सिमम स्टडी इफेक्टिविटी। करेक्ट। तो सर ये अभी जो 5-10 मिनट का ब्रेक दे दो सर प्लीज, 5-10 मिनट का। आफ्टर एवरी व्हाट मिनट, नहीं आफ्टर एवरी व्हाट आफ्टर मिनट एवरी यू हैव टू 50 टेक। मिनट्स देयर शुड बी 10 मिनट्स का ब्रेक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, 5-0 बिल्कुल के सही बाद बोला। 1-0 का। अरे मेरी बात पूरी सुन, लेकिन ये रिसर्च कौन सी एज ग्रुप के लिए है, ये जो भी तुमने बोला वो? स्टूडेंट्स। क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है ना, इसके लिए मैंने बोला है। यस सर, स्टूडेंट्स के लिए, लाइक सारे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करता है। जो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए है, राइट? अभी जैसे अरे सीए ऐसा के, नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा सुनना, नहीं है। नहीं नहीं आई फुल्ली अग्री। मैं मना कब किया? मैंने हाँ बोला ना आपको। मैंने ये बोला जो स्टूडेंट की एग्जाम होती है, बेचारे 5 बार इंटर सीए में फेल हो गए हैं, 1 महीने के बाद एग्जाम है, वो है। आपको पता है, कार्तिक सर ने भी बताया होगा शायद, कितना आवर्स हम लोग नॉन स्टॉप लेक्चर लेते हैं और बच्चे बैठते भी है। नो सर। बोले सर कुछ कि नहीं बोले? नो सर। नहीं, हम लोग 12 आवर्स नॉन स्टॉप लेक्चर लेते हैं और 12 आवर्स में हार्डली एक लंच ब्रेक देते हैं, एक ही, हाँ 30 मिनट, और पढ़ाने वाला मैं हूं। मैं क्यों 12 आवर्स पढ़ा रहा हूं? कि बच्चे लोग को तो एग्जाम है, बेचारे 5 बार फेल हो गए, बट मैं क्यों कंटिन्यू करता हूं? 2 फैक्टर मेरे को क्या मोटिवेट करते हैं? 2 फैक्टर। नंबर 1, किसी भी हाल में स्टूडेंट शुड पास, किसी भी हाल में। मेरा क्रैश कोर्स करके बच्चा पास होता है तो डेफिनेटली मेरी रेपुटेशन बढ़ती है। एंड मनी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। आपको पता है हम लोग कितना वर्ष से, कितना ईयर से पढ़ा रहे हैं? डू यू नो? नॉन स्टॉप, कुछ अंदाजा है आपको? नो सर। जानना चाहते हैं? यस सर। मोर देन 12 आवर्स। 12 आवर्स समझते हैं कुछ? सिंस लास्ट 36 ईयर्स, 38 ईयर्स हो गया अभी तो। ब्रेक काय का? बट फिर भी मैंने तुमको ब्रेक तो दे ही रहा हूं ना। हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं, चलो मैं ब्रेक देता हूं, तो तुम लोग वीडियो भी तो नहीं ऑन रखते हैं ना। चलो ब्रेक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम विथ यू, मैं दुश्मन थोड़ी हूँ, हम लोग सब एक ही है। Sir, I बट have फिर a तुम, doubt. हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। Sir, in the subsidiary company share, अभी जो हमने last question किया था, उसका pre हाँ। profit and post profit both will go in minority interest, like दोनों माइनॉरिटी pre का and शेयर, माइनॉरिटी को नहीं रुको, माइनॉरिटी को सिर्फ अपना 20% मिलता है। प्री पोस्ट वर्ड रिलेवेंट फॉर होल्डिंग कंपनी। okay sir. माइनॉरिटी को है ना, प्री भी उसको ही मिलता है, पोस्ट भी उसको मिलता है, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है होल्डिंग कंपनी क्या करती है ना। मैं तो माइनॉरिटी पार्टनर हूं, तो जो भी मेरा टोटल प्रॉफिट है 20% तो मैं लेगा ना, वेदर यू कॉल इट ए प्री, यू कॉल इट ए पोस्ट। आपको जो बोलना है बोलो, मेरा 20% मुझे देना। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes sir. हम करते हैं ना, और सब तुम्हारा डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। क्या अंश, कुछ खाना भी ना आया लगता है तेरा, इसके लिए तो बोलता है ब्रेक चाहिए। अरे नहीं सर, वो खाना वाना तो सब सुबह ही हो गया था। देखो मेरा आ गया चाय, आया। सर लेकिन हमको भी भेज दो। मैं चाय भी नहीं पी सकता हूँ, मेरे को बोलना पड़ता है कंटिन्यूअसली। सो मैं कभी कभी मेरा चाय शरबत बन जाता है। तो पी लो सर, अभी तो हम ब्रेक पे है ना। नहीं अभी आ रहा है। सो मनी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, क्या आप मानते हैं ये बात? फॉर मी यस सर। नो, मेरी बीवी ना बोलती है, दिस इज अ पेशेंट, इट्स अ पेशन। मेरे लिए मनी सेकेंडरी है ही नहीं लाइफ में। पेशन, पेशन मतलब समझते हैं ना क्या है? हिंदी वर्ड क्या है पेशन का?
जोश नहीं, जोश भी नहीं। हाँ, पैशन मतलब आई डोंट नो, जो अपने को अच्छा लगता है उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, जो अपने को ठीक कर देता है। सपोज मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया, लेक्चर लिया तो ठीक हो गया ना, दैट्स अ पैशन। मनी तो पीछे पीछे आता है ऑटोमेटिकली। आमिर खान की लैंग्वेज में क्या बोलता है आमिर खान, 3 इडियट में कुछ बोलता है ना डायलॉग, किसके पीछे मत भागो एंड किसके पीछे भागो एंड समथिंग, ही सेज एक्सेलेंस पर ध्यान दो, सक्सेस तो पीछे पीछे आएगी, समथिंग लाइक दैट। पैसा तो Yes. हाथ का मैल है। समथिंग लाइक दैट। अरे मेरा तो रिकॉर्डिंग चल रहा है यार, अपन भूल गए, इधर अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलता है सर। सर आदमी को खाना तो खाना पड़ता है ना। रोबोट थोड़ी है सर। हाँ, सर आपको कौन बोलेगा कुछ? मतलब सर आप तो हेड हो सबके। किसके बारे में? खाना खा रहा हूँ वो, लेकिन सर मेरा तो आप मैंने बोला था ना, फर्स्ट लेक्चर में बोला है ना, मेरा चालू क्लास में फेस टू फेस में भी अलाउड है, यू रिकलेक्ट इट? यस सर। सर खा क्या रहे हो? शुरू करें? यस सर। खा लो पहले सर, आप खा लो, नहीं तो खत्म चलते कर रहे। लो। मैं पहली बार खा रहा हूँ चालू लेक्चर में, कभी नहीं खाता हूँ। हाँ सर, खाते खाते बोलते नहीं है सर। नहीं, सर खाते पहले खाते आप बोल खा नहीं सकता ना, वो समस्या है मेरी। हमारे नेबर है ना, वो टाकोस देके गए थे, मैक्सिकन टाकोस अरे सर हमको भी दे दो। विद डबल चीज। सर ऐसे नेबर सबको मिले। ऐसा नहीं मिलता है, सामने कुछ देना पड़ता है। अब जो प्लेट होगी ना वो भी हम भर के देंगे ना रिटर्न में, फ्री कुछ नहीं होता है। चलते हैं, शुरू यस करें? यस सर, ऐसा बैठ के 10 मिनट फ्रेश हो गए तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है सर। मैं तो मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं करते ना वीडियो ऑन, फिर मैं तो अब रेडी हाँ सर, होता ये हूँ। रहे, हम तो ये रहे सर। 3 जन है तुम लोग, इसमें भी एक गया, 2 ही बचा। इसी का कौन सा सिटी है? आ गया सर। सर इंदौर। हाँ, हमारी बात आ इंदौर तो वैसे ही फेमस है तुम्हारा पोहा खाने के लिए, 56 में जाओ, सराफा में जाओ। यस सर। वैसे पूरा भारत फेमस है ना खाने पीने के लिए। लेकिन एक स्पेशलिटी मैं बताता हूँ खाने पीने की, जो भारत है ना, उसमें कोई 5 रुपया भी कमाता है ना पर डे, वो 5 रुपये में भी खाना खा सकता है। कोई 50 कमाता है तो उसमें खा सकता है, कोई 5000 कमाता है वो भी खा सकता है। ऑल द बजट का फूड अवेलेबल है। ऐसा अमेरिका वगैरह में नहीं है। वहाँ चिपेस्ट फूड जो बोलते हैं ना, वो बर्गर है, से $2 जो भी प्राइस है, एंड दैट प्राइस इज सेम। वो रिच आदमी खाता है कि पुअर आदमी खाता है। Now for rich $2 may not be a big thing he can easily afford, but गरीब आदमी के लिए $2 is a big thing there. हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ 5 रुपीस वाली भी आइटम मिलती है, किधर 10 वाली भी मिलती है, 1000 वाली भी मिलती है। बेस्ड ऑन द बजट वी कैन गेट cheapest to costlier food. सर हाँ, यूएस की एवरेज सैलरी क्या है? सॉरी, यूएस की US एवरेज सैलरी पर आवर अबाउट $12 समथिंग लाइक दैट, मिनिमम। जो बोलते हैं ना अनस्किल्ड वर्कर, मिनिमम वेज। बट वो मिनिमम वेज की भी जॉब होती है तो सर्वाइव हो जाता है। सम $12 to $14 कुछ है। $1 का 73 रुपीस गिन लो हिसाब। एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप के होते हैं ना, इनिशियल एंट्री लेवल अराउंड $50,000-60,000।
सो $50,000 60 पकड़ सकते हैं इंटू 75, $60,000 इंटू 75, 45 लाख रुपीज इन अ ईयर. एंड जो IT प्रोफेशनल है दे कैन स्टार्ट अराउंड $70,000-80,000. उनकी सैलरी हाई होती है IT प्रोफेशनल की. ये मैं US की बात कर रहा हूँ. कनाडा में सैलरी थोड़ी कम है, बट देन कनाडा में दूसरी बेनिफिट ज़्यादा है, फ्री स्कूलिंग एंड लॉट ऑफ फ्री थिंग्स. चले शुरू करें. यस सर. यस सर. ओके, यही सम आप भी लिखना स्टार्ट करो, हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं आगे जा रहा हूँ. अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड. मैं आज सिखाने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड. सो थर्ड पॉइंट लिखो. ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडियरी, आप फटाफट लिखो, क्वेश्चन भी लिखो. डिक्लेयर्ड प्री डिविडेंड of 1 crore and interim dividend 1 crore on say 30 सितंबर लिखे, 30 सितंबर 20. फटाफट लिखना स्टार्ट करो. ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पर जा रहे हैं. मेरे को थोड़ा स्पीड करनी होगी वरना होगा नहीं हमारा. अब बैलेंस शीट कॉपी करो. इधर 2 करोड़ कर दो. इंटरिम डिविडेंड 2 करोड़. ड्यूरिंग द ईयर subsidiary declared pre-dividend 1 crore and interim dividend 2 crore on 30 September. All dividend are correctly treated in both books. सब डिविडेंड की एंट्री सही तरीके से हुई है दोनों बुक्स में. ड्यूरिंग द ईयर subsidiary declared pre-dividend of 1 crore and interim dividend of 2 crore on 30 September. All the figures are in crores. All the figures are in crore. हो गया, फटाफट लिख दिया तो मुझे बोलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब हम वर्टिकल में बनाएंगे. जिस फॉर्मेट में मुझे एक्चुअल क्वेश्चन लिखना होता है वो फॉर्मेट में बनाएंगे. कितना लिख दिया तो मुझे बताना. हाँ, क्वेश्चन लिख दिया तो C4 कॉपी लिखना. स्पीड भी करो एंड C4 कॉपी लिखो once you finish the question. आपको बैलेंस शीट दिया गया है. March 21, holding subsidiary, fixed asset, current asset, investment 80%, share capital, GRPNL, current liability. Additional information, date of acquisition 1/7/20 है. Opening balance दिया है 1/1. During the year subsidiary declared pre-dividend of 1 crore and interim dividend 2 crore on 30 September. All dividends are correctly treated in both the books. Last में लिखो prepare consolidated balance sheet. रिया गुप्ता बोलती है हम लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, ब्रेक नहीं मिलती है. रिया, पहला तो हम फेल होंगे ही नहीं. ठीक है रिया, ऐसे कैसे फेल होंगे? मैंने अभी देखा रिया का मैसेज. और ब्रेक मिलने से पास हो जाते हैं तो कोई बच्चे फेल ही नहीं होते थे, क्योंकि जहाँ फेल हो जाता है ना
वहां तो ब्रेक ही ब्रेक होती है। एनीवे आयुषिन लिखा हो गया। Shall we start? If you are ready, let me know. हम लोग, मैं लाइन ड्रॉ करूँ वैसे करना है। क्या मैं शुरू करूँ? ओके, अब सुनना, हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑल डिविडेंड्स आर करेक्टली ट्रीटेड इन बोथ द बुक्स। स्टार्ट करूँ ना? ओके, सबसे पहला इसमें हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के रखें क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ती है। लेट्स कीप रेडी। फिर एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट बना के रखें। ठीक है। फिर नोट 3 में हम कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व बनाएंगे। ये अकाउंट नहीं है, ये जैसे एक ऐसे ही है, स्टेटमेंट है। एंड नोट 4 में कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे। ओके, और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह अभी बना दूं क्या? उसकी भी लाइन, इसकी भी हम एग्जैक्टली इसी स्टाइल से बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव है तो बात अलग है। ओके, फिर नोट में हम सब्सिडरी की जनरल रिजर्व P&L अकाउंट बनाएंगे। ओके, और उसी के नीचे roughly 10-12 बेस्ड ऑन माय डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई की, वहां मेरी 3 कॉलम होती है। ये हम बाद में भरेंगे, तो जस्ट लीव ए प्लेस से 15 लाइन रखो, 12-13 लाइन रखो, से 15 लाइन। सो ये हमारा है। सब प्रॉब्लम में ये लगेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड जीआर। ये अकाउंट नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो जीआर आएगा वो कंसोलिडेटेड P&L। फिर सब्सिडरी का मुझे प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए हम जनरल रिजर्व P&L अकाउंट बनाने वाले हैं। एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के लिए 3 कॉलम होती है, तो उसके लिए 15 लाइन रख देंगे। क्या क्या लिखना है कॉलम में बाद में जब लिखेंगे तब करेंगे। एंड बाद में हमारा मेन बैलेंस शीट जो बोलते हैं ना, वो आंसर स्टार्ट होगा। क्या हम शुरू करें? आर यू रेडी? थोड़ा स्पीड बढ़ाए। चलो रेडी है तो R4 रेडी लिखो ना, तो मुझे फटाफट स्टार्ट करना है। लंबा समय ना। Yes, sir. Okay. So note 1 investment account, note 2 minority interest, note 3 consolidated GR, note 4 consolidated P&L.
नोट 5 हम एनालिसिस करने वाले हैं, 7 लाइन जीआर पीएनएल अकाउंट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है, और एक्चुअल बैलेंस शीट, मेन आंसर भी तो लिखना है ना, अभी कहाँ मेन आंसर है एच लिमिटेड ग्रुप consolidated balance sheet as at 31st March 2021, ठीक है, ये मेरा एक्चुअल आंसर है। और अभी हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सो ₹3 crore, नॉट नंबर and particulars, shareholders fund, ठीक है, शेयरहोल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल होगी, ठीक है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, समझो ये 59 की बैलेंस शीट है, तो उसी के नीचे आप सब शेड्यूल बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हो। ऑल्टरनेटिवली सपोज आप नोटबुक में पेज फोल्ड करते हैं, पेज फोल्ड, तो हाफ पेज को ये आप बनाओ बैलेंस शीट, और बाकी का हाफ पेज बाजू में ये सब नोट्स टू अकाउंट्स लिखो, चलता है। अब पेज फोल्ड करते हैं तो ये हाफ पेज हो जाएगा, एंड बाकी का हाफ पेज में आप नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं। दैट अब नोट्स टू अकाउंट्स होगी, फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। शुरू करें, अभी एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे, तो सब सम में ये लाइन इतनी तो आएगी आएगी। अब जो से वीडियो वापस से देख लेना एक बार। शुरू करें, क्योंकि मेरे पास टाइम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ 10:55 तक है ना, तो वी हैव अ टाइम। हाँ सर, स्टार्ट कर। हाँ, मैंने बोला बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट लिखो। यहाँ नेक्स्ट सम से क्या करना, बैलेंस शीट हाफ पेज में बनाना, बाजू के हाफ पेज में नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे ना, तो फास्ट हो जाता है, सम लाइन का इश्यू नहीं होता है। चलो, तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नोट्स टू अकाउंट्स बना देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज्ड हमको दिया नहीं है, issued and subscribed and paid up, okay, but then reserves and surplus, not number 2. Reserves and surplus, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना, उसमें क्या क्या आएगा पता है? एक तो कंसोलिडेटेड जीआर आएगा, ये कहाँ से मिलेगा? आपने जो नोट नंबर 3 बनाई है ना, वहां से, वो वर्किंग नोट 3 पर, वर्किंग नोट 3 बोलते हैं ना। फिर कंसोलिडेटेड, उसको वर्किंग नोट नंबर भी दे सकते हैं, कंसोलिडेटेड पीएनएल, ये आपको मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 4 से। देखो ना, ये वर्किंग नोट 3 है ना, वो कंसोलिडेटेड जीआर का फिगर देगी, ये सब वर्किंग नोट है। सो वर्किंग नोट नंबर 3 से आपको कंसोलिडेटेड जीआर मिलेगा, वर्किंग नोट नंबर 4 से आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल मिलेगा। एक्चुअल सम हम अभी स्टार्ट कर दें। ये हमारा आंसर दिखने में ऐसा है आपकी नोटबुक। वर्किंग नोट 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, वर्किंग नोट नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, वर्किंग नोट नंबर 3 कंसोलिडेटेड जीआर है,
वर्किंग नोट नंबर 4 कंसोलिडेटेड पीएनएल है। ये जो वर्किंग नोट 3 कंसोलिडेटेड जीआरएन कंसोलिडेटेड पीएनएल है ना, वो बैलेंस शीट वाले फिगर है, क्योंकि मैं बैलेंस शीट में लिखने वाला हूँ अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। इतना हो गया तो मुझे सिंपल है, डोंट वरी, ये सब इतना हो गया तो मुझे बोलना, हम लोग शुरू करेंगे। एक्चुअल सम शुरू नहीं किया अभी तक। तनिष्क, यू आर देयर विद मी? आज तुमने अपना मुंह दिखाई नहीं किया है। तनिष्क, बैक बोलो स्टील, अपने को कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, मालूम है ना? यस सर, इधर ही हूँ। तो कंप्यूटर भी है ना, लैपटॉप बेटा? यस सर, लैपटॉप भी है, खुद का है वो भी। अच्छा है, गुड गुड। मेहनत करके पैसा कमाया कि पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया? सर पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया। बट याद रखना, आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देना होगा। हाँ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दूंगा। आप नहीं दे पाएंगे? तो वो मांगे लेंगे नहीं तो मैं ठीक है नहीं दूंगा। देखा, आ गया ना अपने मारवाड़ी क्वालिटी पर। हाँ सर मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मानना ना मानना उनकी बात है ना। अच्छा, मेरे सामने रिक्वेस्ट करना, डैड मैं आपको लिख के देगा, प्रोमिसरी नोट दे दे लिख के। चले सर शुरू शाम करें। पे आई नो तू बहुत अच्छा होनहार बच्चा है, मेरे को तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, नॉट टू वरी। ये तो जस्ट लाइटर वाइन, वो जो बोलता था ना आराम करे ब्रेक दे, तो ये थोड़ी ब्रेक वाली बात थी। शुरू करें सम? चलो आप लोग, हम लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। क्यों लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट मेरी उस फॉर्मेट में जा रही है, सीक्वेंस में, आराम से, बहुत सिंपल समय। बोलो होल्डिंग की शेयर कैपिटल कहां लिखूं, जल्दी से। होल्डिंग की शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगी, और सब्सिडरी की शेयर कैपिटल तो हम 80% 20% डिवाइड करेंगे। चलो, होल्डिंग की 8 करोड़ शेयर कैपिटल, ऑल द फिगर्स आर इन करोड़। होल्डिंग की शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगी, तो देखो मैं कैसे लिखता हूं, ऑथराइज मालूम नहीं है, शेयर्स ऑफ डैश इच 8 करोड़, बस एक ही फिगर है, 8 करोड़ शेयर कैपिटल में लिख दिया। सो होल्डिंग का तो 8 करोड़ लिख दिया हमने एज इट इज, नोट नंबर 1 में। ऑथराइज पता नहीं है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल 8 करोड़। ओके, आप में से बता सकते हैं सब्सिडरी की 5 करोड़ कहां लिखूं, जल्दी से। सब्सिडरी का 5 करोड़ मुझे बताओ कहां लिखूं, फटाफट बताने का ना। सब्सिडरी का 5 करोड़ कहां लिखूं, बताओ। सब्सिडरी का 5 करोड़ भूल गए क्या? कितने सारे सम किए हमने। सब्सिडरी का 5 करोड़, हाँ आपको 80% 4 करोड़ और माइनॉरिटी में 20%। क्या आपको ये याद आ गया? आप भी लिखना चाहो, मेरे साथ स्टार्ट करो। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए आगे आगे बताओ कौन सा है। जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, ध्यान से सुनना। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कहां लिखता हूं, होल्डिंग एच एंड पीएनएल 1 करोड़, ये होल्डिंग का लिखा, ये लास्टली बैलेंस शीट में आ जाएगा बाद में, बट ये वर्किंग में पहले लिख के बाद में बैलेंस शीट में आएगा। सो होल्डिंग का जनरल रिजर्व 2 करोड़, होल्डिंग का पीएनएल 1 करोड़। क्लियर? सोच के बोलो, सब्सिडरी का जनरल रिजर्व पीएनएल का क्या करने वाले हम लोग? सब्सिडरी का पोस्ट एनालिसिस, पीएन पोस्ट एनालिसिस करने वाले हैं, तो पता है उसके लिए हमने अकाउंट बनाया है। तो यहां लिखता हूं 31 मार्च 20 क्लोजिंग है ना, ये सब्सिडियरी का कितना था, ये 3 and 2। जनरल रिजर्व 3 करोड़ है, ये 2 करोड़ है। सब्सिडियरी की हम एनालिसिस करने वाले हैं ना, याद है ना, अकाउंट बना के। ये अकाउंट हमें मदद करेगा एनालिसिस, क्योंकि वो क्लोजिंग है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग में आएगा। एंड आखिरी आइटम बताइए कौन सी है, लायबिलिटी में आखिरी आइटम बताओ। करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो कहां लिखूं, बोलो। करंट लायबिलिटी कितनी है, अमाउंट बताओ। 16 और 4 20 करोड़, बताओ कहां लिखूं। मेन बैलेंस शीट में, तो सुनिए, मेन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट मुझे लिखना होगा। पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट मुझे कहां से मिलने वाला है, 2 से, करेक्ट, वर्किंग नंबर 2 से मिलने वाला है।
फिर हम लोग लिखने वाले हैं नॉन करंट लायबिलिटी, जो मेरे प्रॉब्लम में नहीं है, एंड लास्टली करंट लायबिलिटी। वो 20 करोड़ है, ये टोटल करेंगे हम लोग। मेरी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई, मैंने एक भी ट्रांजैक्शन छोड़ा नहीं है। शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व लिखेंगे, रिजर्व्स के बाद हम अलग हेड में एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख देंगे, और फिर बाद में नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, फिर करंट लायबिलिटी लिखेंगे। तो हमने सब हेड खत्म कर दिए। क्लियर? अब बताओ इतना लिखने के बाद मैं क्या करूं आगे, जल्दी बोलो। इतना लिखने के बाद मैं आगे क्या करूं, जल्दी बोलो। इतना लिखने के बाद मैं आगे क्या करूं, जल्दी बोलो। सर प्री और पोस्ट एनालिसिस जी नहीं नहीं नहीं, उसको टाइम है अभी। पहला एक बार बैलेंस शीट खत्म करें ना, बैलेंस शीट खत्म कर देते हैं ना, बाद में प्री पोस्ट करेंगे, ठीक है। फिक्स असेट 10 + 6 16, फिक्स असेट्स, सो असेट्स, राइट। नॉन करंट, उसमें टेंजिबल है तो फिक्स असेट आ जाएगा ना। पीपी बोलो, फिक्स असेट बोलो, जो भी नाम पेपर में देंगे हम लिख देंगे। टेंजिबल 10 + 6 16, और यदि कुछ इंटेंजिबल गुडविल है तो हम लिख देंगे जब आएगा तब। आई डोंट नो है या नहीं है, लिखेंगे, नहीं है तो भूल जाएंगे, डैश कर देंगे। गुडविल है तो यहाँ आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व में आ जाएगा। सो नॉन करंट टेंजिबल में पीपी, फिक्स असेट, व्हाटएवर वर्ड दे हैव गिवन। पीपी मींस प्रोडक्शन प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल है गुडविल तो आ जाएगा कंसोलिडेशन में, नहीं तो छोड़ो। क्लियर? उसके बाद क्या आ गया, करंट असेट। करंट असेट बताइए कितनी है, 12 and 8 20। इज दिस पॉइंट क्लियर? कुछ भी नहीं समझा बिंदास पूछने का, मैं पैसा लेता हूं कॉलेज से, और नहीं भी लेता हूं तो भी बताएगा, डोंट वरी। वैसे तो मैं लेता ही हूं, बट नहीं लेता था फिर भी बताता था आपको। आप सही जगह पर गलत फ्लूक में आ गए, मैं बताता हूँ एक बार। यू ज्वाइन एंड कम टू द राइट प्लेस बाय फ्लूक, सर बाय चॉइस। थोड़ी इतनी मेहनत बट जब करके आपने आए। सॉरी सर नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी जब आप एनएम कॉलेज का नाम सुन के आए थे तब तब को पता नहीं था कि क्या है एग्जैक्टली, किसको मिलेंगे आप, किसकी छत्र छाया में रहेंगे, ऐसा। एंड दैट मेक्स बिग डिफरेंस इन द लाइफ, आप देखेंगे। एंड तुम लोग का बैच लकी है, क्योंकि तुम लोग जब कॉलेज पास आउट होके जाएंगे तब मैं भी जाएगा तुम्हारे साथ। समझ में आया? आई विल नॉट बी देयर। यस तो दैट वे चलिए आगे चले। देखो हमने सर सब ट्रांजैक्शन माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ लिखा नहीं रिजर्व एंड था। सरप्लस। अभी तो स्टार्ट भी किधर हुआ है, अभी तो खाली वर्किंग लिख के लिख दिया ना, फिगर नहीं मिला है ना हमको अभी तक, हमने टोटलिंग स्टार्ट नहीं किया है ना। तुम्हारा डाउट क्या है? सर मैं पूछी थी, इज इट अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस या अलग हेड है? No, it is not a part of reserve surplus, एक अलग हेड है, लाइक इट्स अ सेपरेट ऑल टुगेदर। रिजर्व सरप्लस का टोटल हमको इधर से मिलेगा वर्किंग से, और जो हम शिफ्ट करेंगे, सो इट्स अ सेपरेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज अ सेपरेट हेड बाय इटसेल्फ। ओके सर। क्लियर? चले आगे। ओके, अभी आखिरी आइटम बताइए बैलेंस शीट से कौन सी है, क्वेश्चन से बताइए। क्वेश्चन में आखिरी आइटम असेट साइड, अरे बोलिए। इन्वेस्टमेंट है ना? इन्वेस्टमेंट। है, ठीक है। क्लियर? क्या हमने बैलेंस शीट का सब आइटम पोस्टिंग कर दी? हाँ सर। बैलेंस शीट की सब आइटम पोस्टिंग कर दी। अब मुझे क्या करना है, जो एडजस्टमेंट देके एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है। इज दैट राइट? यस सर। ओके, अब बताओ, पता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग तो पेपर में देते हैं, और ये ओपनिंग वाला फिगर मैं कहां से लेगा?
सोच के बोलना। ये फिगर की इंफॉर्मेशन पेपर में कहां से देंगे? सर एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन में से, एडजस्टमेंट में से। बताइए, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L एंड जनरल रिजर्व? 1 करोड़ एंड 1 करोड़ 1 करोड़ ईच। ठीक है, तो आप लिखो 1 करोड़ ईच। वेरी राइट, वेरी राइट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड P&L 1 करोड़ ईच। थोड़ा फास्ट करो। ठीक है, बाद में अब ये बताओ, ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी डिक्लेयर्ड प्री डिविडेंड 1 करोड़, प्री डिविडेंड माने ओल्ड प्रॉफिट में से, एंड ऑल्सो इंटरिम डिविडेंड 2 करोड़ ऑन 30 सितंबर। सो 30 सितंबर में सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया है, आप मानते हैं? प्री डिविडेंड भी दिया है, we call it final dividend of last year. Pre-dividend means final dividend of last year and interim dividend of current year. क्या आपने नाम सुना है interim dividend? Dividend declared in the current year out of current year profit. Is that clear? सब्सिडरी ने ड्यूरिंग द ईयर 2 डिविडेंड दिया है, क्या आप मानते हैं उसकी एंट्री हो गई होगी? क्योंकि ये तो एंडिंग के फिगर है, ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में ड्यूरिंग द ईयर होता है। उन्होंने लास्ट ईयर का एक फाइनल डिविडेंड दिया है एंड करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड दिया है। जल्दी जल्दी बोलो ना, डू यू अग्री और नॉट? अबे तुम्हारा और मेरा अग्री करने कैसे थोड़ी होता है, पेपर में दिया है ये बात तो। इज दैट क्लियर? यस सर। हमने ड्यूरिंग द ईयर लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड दिया होगा एजीएम में और करंट ईयर के लिए इंटरिम डिविडेंड दिया है। दैट्स ऑल। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास? क्या आपको अभी तक कोई इश्यू आया है ये एडजस्टमेंट देखने में? यार जल्दी जल्दी करो ना, ऐसा क्या करते हैं? इट पेन्स मेरे को, मेरे बच्चे लोग बोलते हैं डैड आप इतना चिल्लम चिल्ली क्यों करते हैं बच्चे लोग को। उनको क्या मालूम कि आप लोग जवाब नहीं देते, इसके लिए मुझे करना पड़ता है। क्या आप लोग को ये जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट सब्सिडरी का समझ में आया है? ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट में से देते हैं, ये तो क्वेश्चन पेपर की बैलेंस शीट अपना टॉप सीक्रेट होता है, और ये भी एडजस्टमेंट में दिया है, फाइनल डिविडेंड, प्री डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। अब आप इसे क्लोज करो। सर आप प्री इसे डिविडेंड क्लोज, क्या होता है? सॉरी, प्री डिविडेंड क्या होता है सर? प्री डिविडेंड मींस जूने प्रॉफिट में से देना, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर ऐसा वर्ड लिखना है। प्री मेरे से डिविडेंड पिछले साल का डिविडेंड मतलब लास्ट ईयर, जब ईयर खत्म होता है तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देते हैं ना अपन एजीएम की परमिशन लेके, याद आया? हाँ सर। लास्ट ईयर मैंने ही सिखाया था। और सर फिर इंटरिम डिविडेंड भी तो, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है। देखो जैसे आज डेट क्या है, अभी डेट कौन सी चल रही है आजकल? 30 जून चल रहा है, हार्डली 2-3 महीना खत्म हुआ ना, हार्डली 2-3 महीना करंट खत्म हुआ ना। अभी जो डेट चलती है ना, अभी डेट जैसे अभी जो ईयर चलता है रियल लाइफ में ये चलता है, आप एग्री करते हैं ये रियल लाइफ का, करेक्ट? हाँ सर। ओके, आज डेट है समझो 30 खत्म हुआ है, लेकिन रिलायंस का 3 मंथ का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो मुकेश अंबानी हम सबको शेयर होल्डर को खुश करना चाहते हैं, तो वो क्या है, एक बोर्ड मीटिंग बुलाएगी और डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे करंट ईयर का ही प्रॉफिट में से। एजीएम की भी बुलानी नहीं पड़ती है, बिकॉज उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं और उसका पावर है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है। इज दैट क्लियर? यस सर। So interim dividend means dividend declared in the current year by board of director out of current year profit. Over. आगे जाता हूं। सपोज उसकी एजीएम, जस्ट समझने के लिए बोलता हूं, 31 जुलाई को होने वाली है, तो पता है एजीएम में भी शेयर होल्डर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। वो कौन सा होगा मालूम है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट वाला। लास्ट ईयर जो डायरेक्टर को जो लास्ट ईयर का अच्छा प्रॉफिट हुआ था ना, वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ एजीएम शेयर होल्डर को है, और करंट ईयर में बीच में डिविडेंड देने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। यस। बोलो, इंटरिम डिविडेंड देने का अधिकार किसको होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सा प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड देते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट में से। यस और सर। जब पूरा ईयर खत्म हो जाता है तो पूरा ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में एजीएम में जो डिविडेंड देते हैं वो शेयर होल्डर को होता है, उसे फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। सो प्री डिविडेंड वर्ड लिखो या तो फाइनल डिविडेंड वर्ड लिखो तो
लिखना है आपको फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। चलो तो फिर एडजस्टमेंट में वैसे चेंज करो, ड्यूरिंग द ईयर फाइनल, प्री को काट के फाइनल लिखो, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर ऐसा लिखो, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर 1 करोड़। ये परफेक्ट अकाउंटिंग मीनिंग ग्रामर है, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, लेकिन वो प्री ही होता है। क्लियर? चले चलो अभी इसको क्लोज करो, बताओ ये टोटल 3 करोड़ है, ये 2 2 4 5 करोड़ है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 क्या होता है एंड 2 क्या होता है? तो जल्दी बोलो, 2 एंड 4 क्या है, जल्दी बोलो। करंट ईयर GRNPN। करंट ईयर। अब देखो मीनिंग क्या होता है, सुनना। आई हैड ओपनिंग जनरल रिजर्व ऑफ 1 करोड़, 2 करोड़ करंट ईयर के प्रॉफिट में से मैंने ट्रांसफर किया था, 1 + 2 3 हो गया, वो एंड में है। P&L का एनालिसिस समझो, मेरे पास 1 करोड़ है, फिर प्लस 4 करोड़ हुआ, 5 हो गया, उसमें से 3 करोड़ का डिविडेंड गया, तो एंडिंग में ओनली 2 बचा है। दैट्स अ मीनिंग। मेरे पास 1 करोड़ ओपनिंग है, 4 करोड़ नया था, 5 हो गया, उसमें से 3 चला गया डिविडेंड, 2 एंडिंग में बचा। और स्टार्ट करें अभी अपन, हम लोग एनालिसिस शुरू करें। यस सर। एनालिसिस करनी है ना, एनालिसिस टेक्निकली एनालिसिस प्रिंटेड फिगर की करनी होती है, लेकिन प्रिंटेड फिगर की डायरेक्टली एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंटेड फिगर इटसेल्फ इज बिल्ट आउट ऑफ ऑल दीस थिंग्स। तो शुरू करें, इधर लिखते हैं पोस्ट GR, जितने भी रिजर्व है सबकी एक एक पोस्ट कॉलम बनती है, लेकिन प्री की सिर्फ 1 कंबाइंड कॉलम बनती है, उसमें GR एंड P&L सब आ जाता है। प्री की सिंगल कॉलम बनती है, उसमें GR P&L सब आ जाता है, लेकिन पोस्ट में जितने रिजर्व होते हैं सबकी एक एक कॉलम बनती है। बाय द वे प्री पोस्ट किसके पर डिपेंडेंट है? व्हाट इज द डिसिसिव फैक्टर? डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन, जुलाई के पहले का प्री, जुलाई के बाद का पोस्ट। आप समझ जाएंगे, डोंट वरी, ये फर्स्ट समय हमारा एक्चुअली। क्या आप रेडी है? 15 लाइन है, 15 लाइन्स, Yes. 15 लाइन्स। आर यू रेडी? आयुषी आप रेडी है? Yes, sir. गुड। देखो तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मुंबई के बहुत लंबे कॉर्नर से आती है, थाना बहुत लंबा है बॉम्बे, राइट? हाँ सर। चलिए अब बताओ, एक एक सीक्वेंस में स्टार्ट करता हूं, टॉप टू बॉटम। सोच के आंसर, कुछ भी नहीं समझा डोंट वरी, आप कभी भी वीडियो वापस से देख सकते हैं। बताओ ओपनिंग GR कितना है एंड उसे प्री में लिखूं कि पोस्ट में लिखूं? ओपनिंग GR 1 करोड़ है, टेल मी शुड आई राइट इन पोस्ट और आई शुड राइट इन प्री? प्री। 1 जुलाई के पहले का सब कुछ प्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओपनिंग P&L, ओपनिंग P&L प्री में, वेरी गुड। करंट GR पोस्ट। डिवाइड करना सर। डिवाइड करना होगा, 2 करोड़ को डिवाइड करना होगा, अप्रैल में जून प्री, जुलाई टू नेक्स्ट मार्च पोस्ट। तो डिवाइड करके बताइए प्री कितना, पोस्ट कितना? 3 मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ का कितना है, 9 मंथ का कितना? 3 मंथ, 9 मंथ, 2 करोड़ को डिवाइड करके बताओ कितना होगा प्री पोस्ट? प्री माने जुलाई के पहले का, तो 2 करोड़। वी ऑलवेज एज्यूम प्रॉफिट इज अर्न्ड इक्वली थ्रू द ईयर, तो हमने टाइम पीरियड के हिसाब से 3 मंथ, 9 मंथ डिवाइड किया। बताइए करंट प्रॉफिट, जो 4 करोड़ है उसे क्या करूं? करंट P&L को क्या करूं? 3 month 9 months। तो करिए, 3 मंथ का कितना, 9 मंथ का कितना? 0.25 प्री नो नो 4 करोड़ है, 4 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं, करंट ईयर का 4 करोड़ है। अच्छा हाँ सर, हाँ सर।
3 मंथ 9 मंथ कर दिया सबने? ठीक है, आगे चले। अब देखो यहां खत्म हो गया तो अभी लेफ्ट साइड से डेबिट में जाना होगा। फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, ये सोच के बोलो कहां लिखूं? फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, कौन सा प्रॉफिट यूज होता है? फाइनल डिविडेंड वाला प्रॉफिट यूज होता है। करंट ईयर का प्रॉफिट में से मैं फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर देता हूं कि पुराना प्रॉफिट में से देता हूं? डेबिट है इसके लिए माइनस। प्री में क्यों लिखा, कोई बता सकते हैं? क्योंकि प्री प्रॉफिट यूज हुआ है। ये जो प्री प्रॉफिट है ना, उसमें से फाइनल डिविडेंड यूज हुआ है, प्री प्रॉफिट में से यूज हुआ है। इज दैट पॉइंट क्लियर? व्हाई इन प्री? क्योंकि सर प्री प्रॉफिट में से यूज हुआ है, मतलब करेक्ट। लेकिन अभी इंटरिम डिविडेंड में दिमाग लगाना होगा। पहले मुझे ये बताओ, इंटरिम डिविडेंड is given on 30 September, from what date to what date का profit is used? इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में 30 सितंबर को मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 30 सितंबर में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो कौन सी डेट का प्रॉफिट यूज हुआ होगा? कब से कब तक दिया है? मैंने डिविडेंड 30 सितंबर दे दिया है और प्रॉफिट और ईयर 1/4 से स्टार्ट होता है। ये बात समझ में आया? हाँ सर। मैंने इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में 30 सितंबर में दे दिया है, तो डेफिनेटली करंट ईयर का प्रॉफिट यूज हुआ होगा। अप्रैल जून 3 मंथ का प्रॉफिट प्री है, जुलाई अगस्त सितंबर नेक्स्ट 3 मंथ का प्रॉफिट, क्योंकि ये 6 मंथ का इंटरिम डिविडेंड दिया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको ये इंटरिम डिविडेंड का फंडा समझ में आया? इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर। मैंने 30 सितंबर को डिविडेंड दिया है, मेरा ईयर तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ का दिया है। तो बताइए कितना मंथ में कैसे डिवाइड करूं ये 2 करोड़ को? सोच के बोलो, 2 करोड़ को डिवाइड कैसे करूं इंटरिम डिविडेंड? शुड आई डिवाइड 3 मंथ वर्सेस 9 मंथ कि 3 मंथ एंड 3 मंथ? जल्दी बताओ। सर 3 मंथ एंड 3 मंथ। 3 मंथ एंड 3 मंथ राइट है, क्योंकि अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर डिविडेंड दिया है। इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट टुडे ओनली विदाउट इवन आस्किंग शेयर होल्डर। सो 2 करोड़ का बताओ डिवाइड कैसे करूं? अच्छा, माइनस क्यों करता हूं? ब्रैकेट मतलब माइनस क्यों करता हूं? डेबिट है ना, प्रॉफिट डाउन होता है ना, इसके लिए माइनस होता है। क्रेडिट में प्रॉफिट बिल्ट होता है, डेबिट में प्रॉफिट यूज होता है। बट प्री पोस्ट 1/1 क्यों आया? 3 मंथ 9 मंथ क्यों नहीं? थ्री मंथ 9 मंथ क्यों नहीं? 6 मंथ का डिविडेंड था यार 30 सितंबर में डिविडेंड दे दिया था ना, एंड तक कहां गए थे हम? क्लियर? चलो टोटल करो। 3 - 1 2 1.5, ये बताओ 3.5। अब सोच के बोलो, ये ऑल 3 कॉलम का टोटल कितना होना चाहिए? सोच के बोलो। एक मिनट, ये कितना हो गया? 1 2 3, नहीं 1.5 टोटल बताओ। ये फाइनल कॉलम 1 2 एंड 3 का टोटल 1.5 प्लस 2 होता है। पता है ये 5 इज नथिंग बट ये दोनों का टोटल, ये जो है ना क्लोजिंग का टोटल, ये क्लोजिंग का जो टोटल होता है ना, वही टोटल इधर आना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? अरे लास्टली हम जो एनालाइज करते हैं वो 3 and 2 को तो करते हैं, वो तो 3 and 2 इज बिल्ट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो लास्टली व्हाट वी एनालाइज इज प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर। याद रखना, लास्टली व्हाट वी एनालाइज इज प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर, ये एनालिसिस करते हैं। लेकिन दिस इटसेल्फ इज बिल्ट आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स। क्या आपको ये जो भी लिखने हैं, अबे बोलो ना जल्दी। अब होल्डिंग कंपनी 80% करो, माइनॉरिटी 20%। आपको एक फायदा है, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार वीडियो देख सकते हैं। चलो जल्दी करो। 1.5 का 80% करो, 1.5 का 80% करो एंड 20% करो।
1.5 का 80%, 20%, 2 का 80%, 20%। आपको आवाज नहीं आ रहा है? कितने लोग को समझ में आया वो एस वर्ड लिखो, फटाफट टाइप करो। जितने लोग को समझ में आया एस वर्ड लिखो, जितने लोग को समझ में आया एस वर्ड लिखो। नहीं आया तो कोई वादा नहीं, हम लोग को बहुत सारे दिन यही करना है। एक तो आना होना चाहिए ना ऐसे, अभी तक तो एक भी एस नहीं आया है पूरा। अच्छा 6 एस आया है, चलो एटलीस्ट 6 लोग को तो समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा है कोई वादा नहीं। 6 have understood it, starting from आयुषी, वेदांत। नहीं आया नॉट टू वरी, आई एक्सप्लेन। यशवी को समझ में आया है, तनिष्क को समझ में आया है, अंश को समझ में आया, वान्या को समझ में आया। गुड गुड गुड। नहीं समझ में आया चिंता मत करना, मैं वापस भी समझाएगा बाद में, अभी नहीं। खाली आपको शायद नहीं समझ में आया होगा वो डिविडेंड होगा। फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर हमेशा प्री में जाएगा, लेकिन इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर से फर्स्ट डे से है टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, टू द डेट ऑफ डिविडेंड तो डिवाइड करना होगा। चलो टोटल करो, बताओ। होल्डिंग प्री कहाँ लिखे बताओ? होल्डिंग का प्री, होल्डिंग का प्री कहाँ लिखो? होल्डिंग का प्री कहाँ लिखो? होल्डिंग का प्री इन्वेस्टमेंट या प्री प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट, जो वर्ड लिखना है आप लिख सकते हैं। प्री प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट, आपको जो वर्ड लिखना है लिख सकते हैं। 1.2 प्री प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट, आपको जो भी वर्ड लिखना है लिख सकते हैं। होल्डिंग का प्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैच होगा। होल्डिंग का प्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, होल्डिंग का प्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। गुड, सोच के आंसर देना। होल्डिंग का पोस्ट कहाँ लिखूं? होल्डिंग का पोस्ट जीआर में ऐड होगा, पीएनएल में होगा, याद है ना? वो बैलेंस शीट में जाएगा, बट बैलेंस शीट में पहले डायरेक्टली न लिखते हुए हमारे पास वर्किंग है, पहले वर्किंग में लिखेंगे, फिर वहां से ऑफकोर्स पीएनएल में जा, आई मीन रिजर्व में जाके बैलेंस शीट में जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, सो 1.2 जीआर है, 1.6 पीएनएल है। कहां से आया? सब्सिडरी के पास से आया। सो 1.2 जीआर है, सब्सिडरी से आया, एंड पीएनएल कितना था? 1. लास्टली पीएनएल बैलेंस शीट में जाता है। सो कंसोलिडेटेड जीआर एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल बैलेंस शीट वाली आइटम है। सो प्री में जाएगा इन्वेस्टमेंट, पोस्ट में जाएगा, जीआर में गया, पीएनएल में गया। आप सोच के बता सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है और कहां जाएगा? कंबाइंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है टोटल? 0.3, 0.3, 0.4, जीआर पीएनएल मिलाकर 1 हो गया। बोलो कहां लिखूं? 0.3 माइनॉरिटी में लिख दो, 1 बाय जीआर एंड पीएनएल। एक ही बात है, जीआर एंड पीएनएल। आपको ब्रेकअप देना है तो ब्रेकअप दो, ब्रेकअप नहीं देना है तो मत दो, क्या फर्क पड़ता है? या व्हाट हैपेंड? माइनॉरिटी का तो माइनॉरिटी में जाएगा ना, 0.3 प्लस 0.3। ये फिगर आप चेक भी कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा शॉर्टकट चेक करने का मेथड राइट है कि रॉन्ग है ये माइनॉरिटी का? कोई मुझे शॉर्टकट में बता सकता है माइनॉरिटी 1 चेक करने का आंसर क्या है? शॉर्टकट एंड डायरेक्ट। आप देखो जीआर एंड पीएनएल कितना है बैलेंस शीट में, सब्सिडियरी में? जीआर एंड पीएनएल बैलेंस शीट में सब्सिडियरी में कितना है? 5 है। उसका 20% कितना हो गया? 1 हो गया ना। 3 + 2 5 है। उस 5 को ही तो एनालाइज किया है हमने, 5 को ही तो एनालाइज किया है। तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी का 5 का 20% 1 है। वो ब्रेकअप प्री पोस्ट कोई मतलब नहीं है माइनॉरिटी के लिए, तो आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते हैं। ये बात कितने लोग को समझ में आया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 1। आप ब्रेकअप दो या मत दो, माइनॉरिटी का प्री इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी को लेके जाएंगे। सो 0.3, 0.3 एंड 0.4 तीनों मिलाकर 1 है। दैट 1 हम डायरेक्टली पहले ही दिन कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? फर्स्ट में ही इधर ये 5 का 0.2 इज 1। कितने लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आया? वो क्या लिखेंगे? एम वर्ड लिखो। माइनॉरिटी समझ में आया तो एम वर्ड लिखो। प्रॉब्लम खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया है। माइनॉरिटी समझ में आया तो एम वर्ड लिखो। माइनॉरिटी समझ में आया, हाँ बोलो बोलो ना। सर कंसोलिडेटेड जीआर एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल के नीचे एचएनएस वो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना? नहीं, हाँ नहीं, एच मतलब मैंने होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट से लिया ऐसा, होल्डिंग का 2 and 1, सो एच कंपनी ऐसा। तो सर वो बैलेंस ब्रॉट डाउन ही हुआ? नहीं, बैलेंस एच बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एस बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। एस तो हमने एनालिसिस करके इधर मेहनत करके लिखा है। सो आप ये लेजर अकाउंट मत बनाना जीआर एंड पीएनएल का, वो स्टेटमेंट है।
ये लेजर नहीं है, ये स्टेटमेंट है। सो एच यही है, बैलेंस ब्लॉट डाउन वर्ड सही बोला आपने, बट एस नहीं, क्योंकि एस का ये जो फाइव है ना, उसी का एक वन स्मॉल पीस है ये 1.2 एंड 1.6। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो जीआर एंड पीएनएल ये लेजर के फॉर्म वाला नहीं है, इट्स जस्ट स्टेटमेंट। आप बताए नहीं मुझे, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir, clear. हाँ चलो, अभी सम खत्म हो गया है, क्या क्लोज करें? बताओ, इन्वेस्टमेंट में इधर 6.2 है, तो बताइए 1.2 क्या लिखूं? जल्दी बोलो। कैपिटल रिजर्व। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताइए 2, तो लिख दे बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व 1.2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2। देखो मैं कहां लिखता हूं बैलेंस शीट में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो सीधा बाहर आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व 1.2, कोई मुझे बताएगा उसकी जगह कहां है? कैपिटल रिजर्व में कहां लिखूं? रिजर्व एंड लाया, वर्किंग नंबर 1 से लाया, कितना है? 1.2। बाय चांस गुडविल आता था तो कहां लिखता था? सोच के बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गुडविल आता था तो मैं कहां लिखता था? गुडविल, गुडविल तो बैलेंस शीट है ना, ये मेन बैलेंस शीट में असेट्स, नॉन करंट असेट, उधर इंटेंजिबल असेट में गुडविल वर्ड लिखता था, गुडविल होता था तो इंटेंजिबल है, बट कैपिटल रिजर्व है तो हमारे पास शेड्यूल है। सो मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिया, मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिया, मैंने कैपिटल रिजर्व लिख दिया। अच्छा अभी क्या करूं? अभी कंसोलिडेटेड जीआर बताओ कितना बैलेंस है? 3.20 एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल 2.60, वो मेन बैलेंस शीट में जाएगा। कैसे? सो कंसोलिडेटेड जीआर 3.2 एंड 2.6, 2.6, 3 पॉइंट कितना मैं भूल जाता हूँ, 3.2, बस सम खत्म हो गया। सो कंसोलिडेटेड जीआर, कंसोलिडेटेड पीएनएल, कैपिटल रिजर्व, सब मिलाकर रिजर्व एंड सरप्लस बताओ, सब मिलकर बोलो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? सब मिलकर बताइए, सब Sir, मिलकर रिजर्व investment एंड सरप्लस। account sir, investment टैली account कर का दिया? total 5.2 है। हाँ अच्छा 5.2 है, अच्छा हो गया, तो गलत लिखा है, 5.2 है, यू आर वेरी राइट। तो फिर मेरा कैपिटल रिजर्व अभी कितना हो जाएगा बताओ? कैपिटल रिजर्व कितना हो गया फिर मेरा? क्या यू आर राइट, अच्छा हो गया अभी बोल दिया, नहीं तो पूरा कैंसिल करना पड़ता। सो कैपिटल रिजर्व बताइए मेरा कितना हो गया खाली? कैपिटल रिजर्व 0.20, तो ये कितना हो गया अभी मेरा? 6। रिजर्व एंड सरप्लस 6 हुआ ना? बताओ रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ लिखो? मेन रिजर्व एंड सरप्लस में। सब हो गया ना अपना, सब ट्रांजेक्शन हो गया, बैलेंस शीट टैली कर दो। बैलेंस 36, बैलेंस शीट इज टेलिंग। अब चेक करो हमने कैसे किया है, पूरा आंसर आपके सामने है, द होल ऑफ द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, पूरा आंसर आपके सामने है, कंप्लीट आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ भी नहीं समझा तो डोंट वरी, वापस ऐसा ही चलते रहेगा, हम एवरीडे नया नया एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ उसमें प्रीवियस एडजस्टमेंट तो आते रहेगी, बट वी विल डू न्यू ऑल्सो, सो प्लीज डोंट मिस आउट। वीडियो देखने वाले, आपको कुछ भी नहीं समझा है तो उसका मतलब आपका फंडामेंटल कमजोर है, तो आपको वीडियो 1 पहले देखना है। मैं चिल्ला रहा हूँ, आपको वीडियो 1 पहले देखना है, मैं चिल्ला रहा हूँ, आपको वीडियो 1 पहले देखना है, मैं चिल्ला रहा हूँ कि आपको वीडियो 1 पहले देखना है, आपको वीडियो 1 पहले देखना है। अबे मेरी अटेंडेंस डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरी अटेंडेंस डाउनलोड हो रही है कि नहीं चेक कर लेने दो। 10:48 की अटेंडेंस डाउनलोडेड है।
मैं पूरा सम आपके सामने रखा है। एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। कुछ भी छोटी मोटी बात नहीं समझा है, डोंट वरी। क्यों डोंट वरी? मोस्टली तो समझ ही गए आप लोग, ब्रिलियंट बच्चे हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर में और आगे फंडा पर जाएंगे, बट आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट। हमने एक लाइन लिखा है, ऑल डिविडेंड्स आर करेक्टली ट्रीटेड इन बोथ द बुक्स, मतलब दोनों ने डिविडेंड की सही एंट्री किया है। वैसे एंट्री क्या होता है? सब्सिडरी की तो इधर ही आ गई है, आपने देखा है सब्सिडरी की बुक, लेकिन आपको पता है होल्डिंग ने क्या किया होगा? जो भी किया उन्होंने सही कर दिया, ऑलरेडी कर दिया, बिकॉज दैट वाज ड्यूरिंग द ईयर। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी मैंने कुछ नहीं डिस्कस किया है कि सही किया है मीन्स क्या किया है, बिकॉज दे हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, आई डोंट हैव टू वरी, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि रॉन्ग करते हैं तो क्या हो सकता है, उनका रॉन्ग क्या हो जाता है, तो वी डोंट हैव टू वरी नाउ। इसका मीनिंग मैं समझाएगा। मैं आप किसी ने भी कोई मिस किया होता है ना, हमारा वीडियो अपलोडेड है, उसे आप डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद क्या करना होता है, स्पीड में थोड़ा देखने का, स्पीड बढ़ा के देखो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया।